न्यूज नेशन आज आपके सामने खुलासा करने जा रहा है, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाया गया है। सरकारी नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और भ्रष्टाचार तंत्र पर जो आज ये टिप्पणी है, ये अफसोस कर जताएगी हम सबों को कि आज हिंदुस्तान के आम आदमी की जेब में कैसे डाका डाला जा रहा है। ये खुलासा है मलेशियाई कारोबारी के फर्जीवाड़े का, जिसमें 1-2 हजार नहीं बल्कि 15,500 करोड़ से ज्यादा की हिंदुस्तानी रकम के घोटाले के तौर पर यह भेंट हम सबों के सामने प्रस्तुत की गई है। ये कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक छोटे से देश में बैठा एक शातिर कारोबारी हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम का न सिर्फ मजाक बना गया बल्कि अरबों रुपए डकार गया। सबसे पहले दिखा हमारी रिपोर्ट। चमकते हीरों के कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बैंक फर्जीवाड़े का सदमा अभी हिंदुस्तान झेल रहा है। लेकिन इसी बीच 15,500 करोड़ की रकम डकार कर दिवालिया हो गई एयरसेल। मतलब ये कि हिंदुस्तान के बैंकों का अरबों रुपया अब एयरसेल नहीं देगी। 28 फरवरी को एयरसेल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने दिवालिया होने की अर्जी दी, जिसे एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया है। एयरसेल के दिवालिया होने की खबर का मतलब ऐसे समझें कि हिंदुस्तान के बैंकों का 15,000 करोड़ रुपए पानी में डूबते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंकों के पास एयरसेल की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर बैंक दिए गए कर्ज की भरपाई कर सकेंगे। हमने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया और इसकी तह में गए तो हमने ये पाया कि ये केस विजय माल्या और नीरव मोदी के स्कैम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसमें एयरसेल के मालिक आनंद कृष्णन ने, जो कि मलेशिया के नागरिक हैं, हमारे सिस्टम का इस कदर शोषण किया कि ये किसी फ्रॉड से कम नहीं है। दरअसल मैक्सिस एयरसेल ने 2009 में स्टेट बैंक समेत भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 14,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। तब उसने बैंकों के पास सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम की गारंटी रखी थी, जिसकी तब कीमत महज 1,650 करोड़ रुपए थी। बैंकों ने इतनी कम कीमत की गारंटी पर करीब 10,000 करोड़ का कर्ज दे दिया, जबकि बाकी के कर्ज के लिए विदेशी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मूल मैक्सिस कंपनी की संपत्ति की गारंटी रख ली। आमतौर पर दिवालिया घोषित कंपनी की संपत्तियां बेचकर उससे कर्ज वसूली की जाती है, लेकिन एयरसेल के मामले में हिंदुस्तान की सरकार और बैंक दोनों के ही हाथ खाली हैं, क्योंकि मैक्सिस एयरसेल के पास हिंदुस्तान में कोई अचल संपत्ति नहीं है। एयरसेल कंपनी का अपना कोई टावर नहीं है, कोई ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन और जेटी नाम की कंपनी को सारी सर्विस आउटसोर्स कर रखी थी। अब आपकी एसेट क्या है? एक स्पेक्ट्रम एसेट है। स्पेक्ट्रम जो है वो कितने का बिकेगा? तो रिकवरी जो है इन लोन्स की, वो मुझे तो मुश्किल नजर आती है। ऐसे में एयरसेल के दिवालिया होने की सूरत में एनसीएलटी के पास ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा है जिससे कंपनी की एसेट्स को नीलाम कर बैंकों और एयरसेल के देनदारों का पैसा चुकाया जा सके। सैयद आमिर, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि एयरसेल ने जो भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया है, वो पैसा वापस कैसे आएगा। हालांकि एयरसेल कंपनी भारत की 5वीं सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर कारोबार कर रही थी। 13 सर्कल में इसके पास 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस थे, लेकिन उस लाइसेंस की नीलामी के बावजूद कुल कर्ज और देनदारी का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं हो पाएगा। एयरसेल कंपनी ने भारतीय बैंकों को बगैर किसी ठोस गारंटी के 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया, लेकिन मलेशियन मैक्सिस कंपनी की इस सब्सिडियरी कंपनी ने भारत में अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। आज हालात ये हैं कि एयरसेल के लिए आउटसोर्स कर रही कंपनियां अपनी बकाया की लिस्ट को लेकर खड़ी हैं। इनमें एयरसेल के लिए काम करने वाली GTL इंफ्रा नाम की टावर कंपनी ने 912 करोड़ रुपए की बकाया की मांग की है। इसके अलावा एक अमेरिकन टावर कंपनी ने 224 करोड़ रुपए की रिकवरी फाइल की है, जबकि इंडस टावर, भारती इंफ्राटेल, नोकिया, एरिक्सन और ZTE नाम की कंपनियां भी एनसीएलटी के सामने अपनी फंसी पूंजी की रिकवरी फाइल करने वाले हैं। इनमें से सिर्फ 2 कंपनियों के बकाये को जोड़ा जाए तो वो रकम 1,000 करोड़ के पार हो जाती है। अब जरा देखिए कि अगर
एयरसेल के भारत में एकमात्र संपत्ति उसका 2G स्पेक्ट्रम नीलाम भी हो जाता है तो कितनी वसूली हो पाएगी? एयरसेल को साल 2010 में 20 साल के लिए 1650 करोड़ रुपए 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिला। 8 साल बाद अब उसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए से भी कम हो चुकी है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है पूरा अलॉटमेंट ही ठीक नहीं है, तो वो सिक्योरिटी जो थी ली गई थी उसकी ट्रांसफरेबिलिटी भी खत्म हो गई, तो दैट बिकम ए डर्ट। अगर मान लें कि एयरसेल के 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला होता भी है तो उसका खरीदार मिलना मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं। इनमें से रिलायंस जियो 4G नेटवर्क में काम करता है, लिहाजा वो 2G स्पेक्ट्रम नहीं लेगा। भारतीय एयरटेल ने एयरसेल के 2G स्पेक्ट्रम खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, जबकि विलय की कोशिश में लगे वोडाफोन और आइडिया अभी एयरसेल के 2G स्पेक्ट्रम में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसको 2G स्पेक्ट्रम फर्स्ट का फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिली थी, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नियमानुसार इस स्पेक्ट्रम को ये जो कंपनी है या कोई और इसको बेच नहीं सकता है। तो इसकी अब जो असेट बची वो 3G स्पेक्ट्रम बची, जो इसने 6500 करोड़ रुपए की 2010 में खरीदी थी और जो कि 20 साल के लाइसेंस पीरियड के लिए थी। उसका 1/3 लाइसेंस पीरियड खत्म हो चुका है, तो आज उसकी वैल्यू 4000 करोड़ से ऊपर नहीं है। स्पेक्ट्रम नीलामी में एक मुश्किल ये भी है कि पिछले दिनों टेलीकॉम के क्षेत्र में जो अधिग्रहण या सौदे हुए हैं उनमें डेब्ट फ्री कैश फ्री सौदे हुए हैं। मतलब टेलीकॉम कंपनी ने अपने सारे कर्जे चुकाए और फिर कंपनी को बगैर पैसे लिए दूसरी कंपनी में विलय करा दिया। लेकिन एयरसेल के सिर पर हजारों करोड़ का कर्ज है और चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में एयरसेल का सौदा मुश्किल लगता है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।